अमावस की काली रात में बीच चौराहे पर एक बहुत ही सुंदर लड़की अपने आधे चेहरे को नकाब से ढके हुए धीरे धीरे चलती जा रही थी। तभी अपने सामने दोस्तों के साथ पार्टी करके लौट रहे सचिन की नजर उस लड़की पर जाती है और वो उसे बोलता है, अरे सुनो, कौन हो तुम और इतनी रात को बीच चौराहे पर क्या कर रही हो? किसी खास का इंतजार कर रही हूँ। तो अपने खास को फोन लगाइए और पूछिए कहाँ है। उसे छोड़ो, तुम बताओ, क्या तुम मेरे साथ ये रात बिताओगे? उस लड़की की नशीली आवाज और खूबसूरत आंखें देखकर सचिन का दिल पल भर में ही उसका दीवाना हो गया था। तभी वो बोलता है, क्यों नहीं, तुम जैसी खूबसूरत लड़की के साथ कोई पागल ही होगा जो वक्त नहीं बिताना चाहेगा। अच्छा, पर उसके लिए मैं तुम्हें एक चुनौती दूंगी। अगर तुम जीत गए तो मैं हमेशा के लिए तुम्हारी, और अगर हार गए तो इसका जवाब तो तुम्हें हार कर ही मिल जाएगा। अरे तुम जो बोलोगी वो कर दूंगा मेरी जान, कहो क्या करना है। मेरी आँखों में देखो, क्या मैं खूबसूरत हूँ? तुम खूबसूरत नहीं, बला की खूबसूरत हो। सचिन का जवाब सुनकर वो लड़की अपने चेहरे से नकाब हटाती है, जिस पर सचिन देखता है कि उसका आधा चेहरा बुरी तरह जला हुआ था और उसके जख्मों से खून रिस रहा था। तभी वो लड़की फिर से सचिन से सवाल करती है, बोलो, क्या मैं खूबसूरत हूँ? क्या बोलूं? हाँ ही बोल देता हूँ, नहीं तो मुझे मार देगी। तुम बहुत खूबसूरत हो। हार गए ना तुम चुनौती। मैं जानती हूँ कि तुम झूठ बोल रहे हो। इस रूप में कोई किसी को खूबसूरत नहीं लग सकता। अब तुम मरोगी। इतना कहकर वो लड़की एक चाकू से सचिन का पूरा चेहरा चीर कर रख देती है। लहू लुहान हुआ सचिन तड़पता हुआ जमीन पर गिर जाता है और वो लड़की वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह जैसे ही मोहल्ले के सभी लोग उठते हैं, तभी सचिन की लाश देखकर सब घबरा जाते हैं। पुलिस चौराहे पर लगे सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हुई रात की फुटेज चेक करने की कोशिश करती है, पर वहाँ पर उनको कुछ नहीं मिलता। ऐसे ही गर्मियों की तपती दोपहर को शीना मार्केट से शॉपिंग करके अपनी दोस्त सना के साथ घर आ रही होती है। तभी उनकी टक्कर उस नकाब वाली लड़की से हो जाती है और टक्कर के दौरान शीना का फोन जमीन पर गिरकर टूट जाता है, जिस पर शीना गुस्से में बोलती है, आंखें नहीं दी क्या भगवान ने? अगर दी है तो उनका यूज कर लो मैडम जी। मेरा फोन तोड़ दिया, इसके पैसे क्या तेरा बाप भरेगा? मेरा बाप भर देगा, लेकिन इसका 2 गुना। पर पहले तुम्हें मेरी एक चुनौती पर खरा उतरना होगा। एक तो मेरा फोन तोड़ दिया, ऊपर से मुझे ही चैलेंज दे रही है। चुपचाप पैसे निकाल मेरे फोन के। कहा तो पैसे दूंगी, पर पहले तुम मेरी चुनौती को एक्सेप्ट कर लो। साबित कर दो कि तुम मुझसे ज्यादा खूबसूरत हो। खूबसूरती दिखाने के लिए पहले अपना चेहरा तो दिखाओ मैडम। ये आधा चेहरा दिखाकर क्या चुनौती दे रही हो? सच में नकाब हटा दूं ना, फिर तुम्हें खुद को मुझसे ज्यादा खूबसूरत साबित करना होगा, और इस फोन के सारे पैसे भी दे दूंगी मैं। हाँ हटा, दिखा, कहाँ की मिस यूनिवर्स है तू? शीना के इतना कहते ही जैसे ही वो लड़की अपने चेहरे से नकाब हटाती है, तो उसका भद्दा जला हुआ चेहरा देखकर शीना की और उसकी दोस्त की हवा खुश्क हो जाती है और वो लड़की बोलती है, चलो अब साबित करो कि तुम मुझसे ज्यादा खूबसूरत हो। कहना क्या है, शक्ल देखिए अपनी। छी, कितनी भद्दी हो तुम। कोई काना भी देखकर बता देगा कि मैं तुमसे ज्यादा खूबसूरत हूँ। आई बड़ी, हटो यहाँ से। मैंने कहा ना, खुद को मुझसे खूबसूरत साबित करके दिखाओ। करो साबित, मेरी तरह खूबसूरत बन के दिखाओ। ये साफ सुथरे चेहरे मेरी खूबसूरती का मुकाबला नहीं कर सकते। लो, करो अपने चेहरे को भी ऐसे ही जख्मी जैसे मैंने किया है, नहीं तो तुम हार जाओगी। तुम हो कौन और मुझे नहीं करना तुमसे कोई भी मुकाबला। ना ही मुझे मेरे पैसे चाहिए, मुझे जाने दो। हार गई ना। आज तक मुझसे चुनौती में कोई नहीं जीत सका और ना ही कोई जीत पाएगा। अब सजा के लिए तैयार हो जाओ। जो हार गया वो मर गया। नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो। वो लड़की सचिन के चेहरे की तरह शीना का चेहरा भी बुरी तरह से चीर कर रख देती है। खून ज्यादा बह जाने की वजह से शीना की मौत हो जाती है और उसकी दोस्त सना अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाती है और वो लड़की अपने चेहरे को वापस नकाब से ढकती हुई वहाँ से गायब हो जाती है। दिन गुजरते जाते हैं
शहर में एक के बाद ऐसे ही अनेक दर्दनाक हादसे होने लगते हैं। शीना के केस की पूछताछ के दौरान पुलिस सना के घर जाती है। इंस्पेक्टर अनिल के सवाल जवाब करने पर सना बोलती है, वो लड़की नहीं है, वो लड़की नहीं थी, वो कोई चुड़ैल थी जिसने मेरी दोस्त शीना को मार दिया। वो बेरहम, उसने ना जाने कितनी दफा शीना के चेहरे पर चाकू चला दिया। वो रोती रही, चिल्लाती रही, पर उसने उसे नहीं छोड़ा। वो मार देगी, वो सबको मार देगी। कौन थी वो लड़की? क्या आप उसका स्केच बनवा सकती हैं? उस तक पहुंचना हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। उसका चेहरा बहुत डरावना था, बहुत बहुत ज्यादा। वो कोई इंसान नहीं थी जो पकड़ में आ जाए। वो चुड़ैल है, चुड़ैल, जो लोगों को चुनौती देकर मारती है। उससे कोई भी नहीं जीत सकता, क्योंकि वो किसी को जीतने ही नहीं देती। पुलिस के कहे अनुसार सना चुनौती वाली चुड़ैल का स्केच बनवा देती है। वहीं दूसरी तरफ वो चुड़ैल एक के बाद एक शिकार करने लगती है। सब लोगों के अंदर चुनौती वाली चुड़ैल का डर इस कदर बैठ गया था कि कोई भी बच्चा, बड़ा, बूढ़ा उसके डर से घर से बाहर नहीं निकलता था। शिकार ना मिल पाने की वजह से चुनौती वाली चुड़ैल को और गुस्सा आ जाता है और एक रात इंस्पेक्टर अनिल अपनी पुलिस की जीप में बैठकर घर जा रहा होता है। तभी उसके सामने एक नकाबपोश लड़की अचानक से आ जाती है और वो जीप का ब्रेक मारता है। साथ ही जीप से नीचे उतरकर उस लड़की को कहता है, अरे आप पागल हो गई हो? आपको लग जाती तो क्या लग जाती तो लग जाती। वैसे आप है कौन और इतनी रात को यहाँ क्या कर रही है? मैं वही हूँ जिसकी तलाश तुम कर रहे हो, जो सबको मार रही है, चुनौती वाली चुड़ैल। देखो मैडम, इतनी रात को मजाक करना सही नहीं है। आप बेहतर ये होगा अपने घर चले जाओ। अगर कोई परेशानी है तो मुझे बताओ, मैं आपकी मदद करूंगा। मैं एक पुलिस वाला हूँ। अनिल की बात सुनकर वो लड़की अपने चेहरे से नकाब हटा देती है और हवा में उड़ने लगती है। अनिल ये सब देखकर खुद को संभालते हुए बोलता है, तुम चाहती क्या हो? क्यों मारी हो लोगों को ऐसे? बोलो, क्या हुआ था तुम्हारे साथ? बोलो, अगर मैं सच बता दूंगी तो क्या तुम मेरी मदद करोगे? अगर नहीं की तो बाकी सबकी तरह मैं तुम्हें भी मार डालूंगी। बोलो, मंजूर है? हाँ मंजूर है, बोलो। पूनम एक बहुत ही खूबसूरत लड़की थी, पर स्वभाव से बहुत सीधी थी। ऐसे ही उसके सीधेपन का फायदा उठाकर उसके ही कॉलेज के निखिल नाम के लड़के ने अपने दोस्त के साथ उसे पटाने की शर्त लगाई। निखिल चिकनी चुपड़ी बातें करके पूनम को अपने लिए पागल कर लेता है। कुछ वक्त बाद पूनम शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो जाती है। जब वो ये बात निखिल को बताती है तो निखिल उसे धक्के देकर अपनी जिंदगी से रफा दफा कर देता है। मुझे मेरा बदला चाहिए। उसकी एक शर्त ने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। और तो और इतने पर भी जब उसका मन नहीं भरा तो मेरे चेहरे पर एसिड डाल के उसने मेरा ये हाल कर दिया। जानते हो वो लड़का कौन है? तुम्हारा खुद का छोटा भाई निखिल। बोलो, दोगे उसे सजा? हाँ, कानून की नजर में हर गुनहगार एक समान है, चाहे वो मेरा भाई ही क्यों ना हो। इतना कहकर अनिल अपने भाई निखिल को जेल की सलाखों के पीछे डलवा देता है और उसे भी वैसे ही तड़पाता है जैसे उसने पूनम को सताया था। ये सब देखकर पूनम की बेचैन आत्मा को शांति मिल जाती है और वो हमेशा के लिए मुक्त हो जाती है। ऋतु हॉल में लगे सोफे पर पसरे हुए, नजरें गड़ाए हुए टीवी में चल रहे नागिन सीरियल को देख रही होती है। तभी वो खुद से बोलती है, जिंदगी के मजे लूटना ना कोई इन इच्छाधारी नाग नागिनों से सीखे। बस सरपट रेंग कर कहीं भी पहुंच जाते हैं और जब कुछ काम नहीं होता तो फटाफट से गायब हो जाते हैं। और इनके कपड़े, ओ वाओ, इन्हें देखकर तो लगता है कि मनीष मल्होत्रा से डिजाइन करवा कर पहनती है। काश मेरी जिंदगी भी इन नागिनों जैसी शानदार होती। कसम से मजा ही आ जाता। कुछ ही पलों में ऋतु की माँ महेश्वरी की आवाज उसके कानों में आती है जो बोल रही होती है, ऋतु, अरे ओ ऋतु, कहाँ मर गई? लो, आ गया बुलावा। चल ऋतु, काम वाली बाई बनने का टाइम आ गया है। अगर तेरी नौटंकी समाप्त हो गई हो तो कुछ काम धाम कर ले। माँ, मेरी कोई रिस्पेक्ट है कि नहीं? बहुत हुआ, आज तो मैं चमका के रहूंगी। वाह बेटा, तो तू अब अपनी माँ को चमकाएगी। बस यही सुनना बाकी रह गया था मेरी नकारी औलाद की जुबान से। माँ, आप भी
गई ना, मेरी बात को गलत ले गई। मैं आपको चमकाने की नहीं, सिंक में पड़े बर्तन चमकाने की बात कर रही हूँ। आज ऐसे बर्तन चमकाऊंगी, ऐसे बर्तन चमकाऊंगी। अरे ऐसा भी कैसा चमकाएगी? माँ, ऐसा चमकाऊंगी कि आप शीशे की जगह बर्तन में चेहरा निहारती फिरेंगी। हे भोले शंकर, कैसी औलाद दी है मुझे। बर्तनों को चमकाने से तेरा इंसानी चेहरा नागिन के अवतार में नहीं बदल जाएगा जो इतनी बेताबी दिखा रही है। माँ, काश मैं नागिन होती तो आज मैं काम वाली बाई नहीं बल्कि नागलोक के सिंहासन पर बैठ के जिंदगी के मजे लूट रही होती। ऋतु की बातों से ऊबकर महेश्वरी वहाँ से चली जाती है और ऋतु बर्तन धोने लगती है। तभी उसे थाली में एक अर्धनागिन का अक्ष दिखाई पड़ता है और वो पीछे मुड़कर देखती है तो हैरान होकर बोलती है, हे भगवान, कहीं मैं खुली आंखों से सपना तो नहीं देख रही। ये नागिन नहीं। ये स्वप्न नहीं, सत्य है ऋतु, मैं नागिन हूँ। नागिन को अपने इतना करीब देखकर ऋतु बेहोश हो जाती है। तभी नागिन उसे लेकर अंतर्ध्यान होकर नागलोक में प्रवेश करती है, जिसके थोड़े समय बाद ही जब ऋतु को होश आता है तो वो खुद को नागलोक में पाती है और कहती है, ये मैं कहाँ हूँ? नागलोक में। मुझे यहाँ क्यों लेकर आई हो? देखो, मुझसे दूर रहो, मुझे डसना मत। डरो मत ऋतु, मैं तुम्हें डसने नहीं बल्कि तुम्हारी इच्छा पूर्ति करने के लिए तुम्हें नागलोक लाई हूँ। आज से तुम इस नागलोक की नागरानी हो। तुम्हें यहाँ की बागडोर संभालनी है। पर ऐसा क्यों? तुम एक नागरानी का जीवन जीना चाहती थी ना, तो आज से मैं इस नागलोक की नागरानी त्रिशाला तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम एक नागिन के रूप में तब्दील हो जाओगी। तुम्हें नाग नागिनों का जीवन बहुत सरल प्रतीत होता है ना, तो अब तुम इस नाग योनि का आनंद उठाओ। मेरे प्रिय मित्र गणों, आज से ये तुम्हारी नई नागरानी है, इसलिए जो मान सम्मान तुम सभी मुझे दिया करते हो, अब से इन्हें देना। जो आज्ञा नागरानी। त्रिशाला नागिन ऋतु को नागिन का वरदान समेत नागलोक की जिम्मेदारी और पद देकर इष्ट देव के मंदिर में जाकर अंतर्ध्यान हो जाती है, जिसके बाद ऋतु कहती है, घबरा मत ऋतु, तू ये सब एकदम आसानी से कर सकती है। जाओ, मेरे लिए भोजन लेकर आओ। जो आज्ञा नागरानी। मनिका भोजन से भरा पात्र उसे ला कर देती है और जैसे ही ऋतु उसे चखती है तभी वो भद्दा सा मुंह बनाकर कहती है, अरे मैंने तुमसे खाना मांगा था, काढ़ा नहीं। ये क्या उठाकर ले आई हो? नीम से भी कड़वा है ये, बकवास एकदम। नागरानी, ये विषम नाग नागिनों का सर्वप्रिय भोजन है, इसलिए अब से आपको भी यही पीना पड़ेगा। अरे मैं तो भूल ही गई थी कि मैं एक नागिन हूँ। त्रिशाला का दिया हुआ वरदान किसी अभिशाप से कम नहीं है मेरे लिए। ना चाहते हुए भी मुझे ये कड़वे घूंट अपने गले से उतारने होंगे। ना चाहते हुए भी विवश होकर नागिन बनी ऋतु को जहर के घूंट पीने ही पड़ते हैं, जिसके बाद वो पूरा दिन नागरानी बनी हुक्म देती है और शाम होने पर कहती है, मैं भ्रमण के लिए जा रही हूँ। इतना कहकर नागिन ऋतु नागलोक के द्वार पर आ जाती है, जो कि बेहद छोटा होता है। ये देखकर वो कहती है, अब इस 1.5 फुटिया गुफा में से 5.5 फुट की नागिन का इंसानी रूप में बाहर निकलना तो नामुमकिन है, इसलिए मुझे रेंग कर ही बाहर जाना होगा। खैर कोई नहीं। नागिन का रूप धरकर ऋतु उस द्वार से रेंग कर निकलती है और अपने घर के दरवाजे पर पहुंचकर इंसानी रूप धारण करके अंदर आती है। तभी उसकी माँ महेश्वरी कहती है, अरे कहाँ थी तू और आई कब? आजकल तो अजब गजब हो रहा है, न तेरे आने का पता चलता है न तेरे जाने का पता चलता है। नागिन की शक्ति आ गई है क्या तुझमें? माँ को मेरे नागिन बनने की सच्चाई कैसे पता लग गई? मैं तो अपने मानव अवतार में खड़ी हूँ। अरे तेरे चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? मैं तो मजाक कर रही थी। अच्छा छोड़, जा जाकर बर्तनों का काम निपटा। आधे अधूरे बर्तन धोकर कहाँ विलुप्त हो गई थी। साबुन लगा पड़ा है बर्तनों पर, सूख भी गया होगा। जा जाकर अब दुगनी मेहनत कर। खैर तू तो इसमें एक्सपर्ट है। मतलब अब तक बर्तन मेरी राह देख रहे हैं? ऋतु किचन में जाकर बर्तन धो देती है। तभी उसकी माँ उसे आवाज लगाते हुए कहती है, अरे ओ नागिन की फैन ऋतु, जल्दी आ, तेरा फेवरेट गाना आ रहा है, मन डोले मेरा तन डोले वाला। ये क्या हो रहा है? अचानक से मेरा तन मन इतना डोल क्यों रहा है? ओहो, याद आया, इस वक्त मैं एक नागिन हूँ
और ये नागिन का वरदान मेरे लिए कितना अभिशाप बन गया है कि अब गाने मुझे अपने अकॉर्डिंग नचाने लगे हैं। मेरा शरीर मेरे ही वश में नहीं है। अरे ये तू जमीन पर क्यों चिपक गई और नागिनों की तरह रेंग क्यों रही है? सीधी खड़ी हो जा, लोटपोट मत हो। हाँ वो माँ, वो मेरा ना आज नागिन डांस करने का बड़ा दिल कर रहा है, मैं अभी आई। ऋतु भागती हुई कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लेती है। तभी उसका अर्धनागिन अवतार बाहर आता है और उसकी केचुली शरीर से अलग हो जाती है और वो कहती है, अरे अब ये कौन से फेविकोल का कमजोर जोड़ है जो मेरे नागिन शरीर से छूटे ही जा रहा है। अगर ऐसा ही होता रहा तो मेरे हड्डियों पर ना ढांचा बचेगा ना खाल बचेगा, बस कंकाल। वक्त यूं ही गुजरता है और नागिन ऋतु को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। एक दिन जब वो भ्रमण के लिए बाहर जाती है, तभी एक सपेरा उसका पीछा करते हुए बीन की धुन बजाने लगता है, जिसकी ध्वनि से नागिन मदहोश होने लगती है और कहती है, रोक दे इस बीन को, तू जानता नहीं मैं कौन हूँ। तू एक नागिन है जो मेरे बीन की धुन पर ना दिन 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 करने को विवश है। अब क्या करूँ, इस सपेरे से उलझने का कोई लाभ नहीं है। अभी मैं इसकी धुन में मदहोश हूँ, बेहोश हो जाऊं उससे पहले मुझे यहाँ से खिसकना होगा, वरना ये मुझे पिटारे में कैद कर लेगा। फिर मैं ना नागलोक जा पाऊंगी ना पृथ्वीलोक। नागिन वहाँ से भागकर नागलोक में प्रवेश करते हुए कहती है, अरे आज तो मैं बाल बाल बच गई, वरना वो सपेरा मुझे अपने 1 मीटर के बने डब्बे में भरकर ले जाता। नहीं नहीं, मुझे ये नागिन जीवन और नहीं जीना। मैं तो इससे आजाद होना चाहती हूँ और पूरी तरह इंसान बनना चाहती हूँ। मनिका, मुझे त्रिशाला के पास ले चलो। ठीक है, चलो। मनिका नागिन उसे नागलोक के सर्व प्राचीन शिव मंदिर में ले जाती है और कहती है, अब यहाँ से तुम्हें अपना रास्ता खुद ही तय करना है। त्रिशाला, त्रिशाला, मैं इस नागरानी की जिम्मेदारी को और नहीं संभाल सकती। मुझे समझ आ गया है कि किसी का भी जीवन आसान नहीं होता। तुम्हें तो नागिन जीवन जीना था, फिर? पर मुझे जहर नहीं पीना था और मुझे अंदाजा नहीं था कि नागिन का वरदान मुझे इस कदर परेशान करेगा। मेरे लिए ये नागिन का वरदान एक अभिशाप बन गया है। जब भी नागिन की धुन बजती है, मैं खुद ब खुद रेंगने पर मजबूर हो जाती हूँ। फिर हर कुछ दिन में मेरे अंदर से ये फेविकोल का कमजोर जोड़ सा निकलने लगता है। खुले आसमान के नीचे चलने से डर लगता है कि कहीं कोई चीड़ मुझे गटक न जाए। नेवलों से भी सावधान रहना पड़ता है। अरे मैं नहीं झेल सकती ये सब कुछ। बस यही एहसास करवाने के लिए मैंने तुम्हें नागिन बनने का वरदान दिया था। आज मैं अपने पद को तुमसे वापस ले रही हूँ। जाओ ऋतु। शुक्र है भगवान, आखिरकार तूने मेरी सुन ली। अलविदा त्रिशाला, यहाँ से मैं सीधा अपने प्यार आलोक से मिलने जाऊंगी। ऋतु इतना कहते हुए आलोक के पास जाती है, जहाँ उसे देखकर आलोक कहता है, शुक्र है तुमने दर्शन तो दिए। कहाँ विलुप्त हो गई थी इतने दिनों से? ना फोन ना मैसेज। इस लोक पर थी भी कि नहीं? इसे कैसे पता कि मैं धरती लोक पर नहीं बल्कि नागलोक में थी? इतने दिनों बाद आई हो, कम से कम मुंह तो मीठा करवा दो। मेरा नागिन अवतार तो अब पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। अगर गलती से भी मैंने किस करने के दौरान जहर उगल दिया तो मेरा आलोक तो परलोक सिधार जाएगा। नहीं नहीं, आज नहीं, फिर कभी। ठीक है, चलो कुछ खाते हैं। हाँ चलो। दोनों अगले ही पल एक गोलगप्पे वाले की दुकान पर जाकर गोलगप्पे खा रहे होते हैं। तभी ऋतु को गोलगप्पे की गिनती करता देखकर आलोक कहता है, नागिन। इसे कैसे पता चल गया? केचुली तो नहीं निकल रही। इसने मुझे नागिन कैसे कह दिया? ऐसा क्या दिखाई पड़ गया इसे? नागिन? कौन नागिन? अरे तुम्हारी जुबान क्यों अकलाने लगी? मैं तो जोक मार रहा था। कैसा जोक? यही, नागिन। पगली खा ले, गोलगप्पे की बात कर रहा था। शुक्र है, हे भगवान, मैं उस नागिन योनि से तो निकल आई, लेकिन जब भी नागिन शब्द सुनती हूँ ना, मेरी तो हवाएं खुश्क हो जाती है। इस तरह कुछ दिनों तक ऋतु जब कभी भी नागिन का जिक्र सुनती तो उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ जाया करती। लेकिन उसको नागिन का जीवन जीकर ये समझ आ गया था कि किसी का भी जीवन आसान नहीं है। इसीलिए अपने जीवन से कभी शिकायत मत रखिए। क्या पता ऐसा जीवन किसी और को नसीब ही ना हो।